हो गया। चलिए, ये देखिए, कल के क्लास में हम लोग कहाँ तक देखे थे? जहांगीर का, नूरजहां का, है ना, नूरजहां का पूरा अधिकार होता है किसके ऊपर? जहांगीर के काम काजों पे, है ना। नूरजहां के चक्कर में क्या किया जहांगीर? अपना पूरा राजपाट नूरजहां को सौंप के और अपने क्या बन गया? शराबी बन गया, है ना। उसका बयान था ना कि हमको एक शेर शराब और आधा शेर मांस दे दीजिए, बाकी अपना सारा राजपाट हम किसको दे दिए हैं? नूरजहां को दे दिए। ये कहानी उसका था, नूरजहां, ये जहांगीर का। और उसके आगे, है ना। अच्छा, ये अभी जो हम लोग कल के क्लास में देखे थे, तो जहांगीर का 4 विवाह, मतलब ऐसे तो 20 विवाह हुआ था, जिसमें इम्पोर्टेंट था 4 विवाह, और उस 4 विवाह में से 4 को पुत्र हुआ था। एक खुर्रम, खुसरो, खुर्रम, शहरयार, है ना। अंत में क्या हुआ था कि नूरजहां जो है और नूरजहां का भाई, ये दोनों के बीच में आपस में विवाद हो जाता है। क्योंकि आप देखें क्या है कि नूरजहां का जो भाई था वो अपनी बेटी का ब्याह करवाता है किसके साथ? खुर्रम के साथ। खुर्रम जो बाद में शाहजहां बनता है ना, शाहजहां के नाम से शासक बनता है। हाँ, उसका भाई, नूरजहां का भाई, वो अपनी बेटी को, मतलब कि नूरजहां अपनी भतीजी का ब्याह कराता है। और नूरजहां क्या करती है कि ये अपनी जो उसकी बेटी थी, उसके पहले पति से, लाडली बेगम, याद आ रहा है, लाडली बेगम का ब्याह कराता है शहरयार से। और दोनों का यही रहता है कि जहांगीर के मरने के बाद उसका जो दामाद है वो राजा बन जाए, है ना। क्योंकि अगर वो राजा बनेगा तो उसकी जो बेटी है वो वीरानी हो जाएगी। और ये दोनों को लेकर दोनों को आपस में क्या होता है? मनमुटाव होता है। किसे किसके बीच? नूरजहां और उसके अपने भाई के बीच। ये कहानी हम लोग कल तक देखे थे। नूरजहां जो एक कौन थी? जहांगीर की पत्नी। उसके पहले क्या थी वो? अली कुली बेग की पत्नी थी। और अली कुली बेग कौन था? वो जहांगीर के ही, मतलब मुगल शासन में ही वो एक सेवक के रूप में काम करता था। ठीक है। नूरजहां का पहला मुलाकात कब हुआ था उसको, मतलब कहाँ हुआ था? कौन सा पर्व है एग्जाम में इम्पोर्टेंट? नौरोज, है ना। नौरोज के फेस्टिवल में पहली बार उसने नूरजहां को देखा। आई, और आप लोग देवी लोग, समय का कुछ ज्ञान है कि घड़ी खराब है? आई भाई साहब है आप लोग हाईलाइट हुआ जी। रात आजकल कुछ ज्यादा काम करना शुरू कर दिए हैं क्या रात वाला? तबीयत ठीक नहीं है, बहाना घर से सोच के आए, घर जाके कोचिंग बोलना है वहाँ पे। हाँ, कोचिंग में क्या बोलना है। एगो हम कैमरा मैन नहीं आया है, वो तो आज पिटाएगा हमारे हाथे कैमरा मैन। ये सब रात के कुछ ज़्यादा ही काम करते हैं। अच्छा, चलिए, कल यहाँ हम लोग देखे थे ना कि जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवाई। न्याय की जंजीर वो सोने की जंजीर थी जो न्याय के लिए जाना था। उसमें 60 वो घंटियाँ थी, है ना। और कोई भी जिसको तकलीफ है वो अब आकर वहाँ न्याय की जंजीर खींचेगा तो उसका सीधा मुलाकात किसके साथ होगा? जहांगीर के साथ होगा। और यहाँ पर वो इमेज कल देखे थे आप लोग। अब आते हैं इसके बाद दिखा सकते हैं, ठीक है, कि जब प्रारंभिक शासन समझते हैं किसका? जहांगीर के। जब जहांगीर शासक बना, ठीक है, तो जहांगीर के साथ में क्या क्या उसके साथ घटना घटी, कैसे उसका पुत्र विद्रोही हो गया। पुत्र तो छोड़िए, दोनों पुत्र भी एक समय में विद्रोही हो जाते हैं। खुसरो भी होता है विद्रोही, खुर्रम भी होता है। इसके अलावा जो उसका सेनापति है वो भी उसके विरोध में आ जाता है। किसके विरोध में? जहांगीर के विरोध में, है ना। तो आज के कहानी में पूरा देखेंगे आज। और आज जहांगीर का आज सेकेंड पार्ट है ना। और आज जहांगीर की मृत्यु करवाएंगे और नूरजहां का भी।
चलिए यहाँ देखते हैं खुसरो का विद्रोह। पहला पॉइंट क्या है? खुसरो। खुसरो किसकी गर्भ से पैदा हुआ था? मानबाई, है ना। मानबाई के गर्भ से जो पुत्र का प्राप्ति हुआ उसका नाम क्या था? खुसरो था, जो पहला बेटा था। दूसरा था जिसका जगत गोसाई के पुत्र, जगत गोसाई का जो पुत्र था उसका नाम खुर्रम था। खुर्रम ही बाद में क्या बनता है? शासक बनता है, जिसका नाम पड़ता है शाहजहां। शाहजहां नाम भी दिया हुआ इसी का था, किसका? जहांगीर का। एक युद्ध के बाद उसका वीरता को देखते हुए जहांगीर जो है उसको नाम देता है शाहजहां का, खुर्रम का। खुसरो का तो यहीं पर कहानी कर देगा खत्म कहानी। देखिए खुसरो का हुआ क्या है कि जहांगीर के सिंहासन के बैठने के कुछ महीनों के बाद ही, ठीक है, अप्रैल 1606 में उसका जो सबसे बड़ा पुत्र था खुसरो, उसने विद्रोह कर दिया। ठीक है, सिंहासन पर जैसे ही बैठा है उसका बड़ा बेटा जो है सो विद्रोह कर दिया, और उसके विद्रोही स्वभाव को देखते हुए जहांगीर उसे नजरबंद कर देता है। नजरबंद समझते हैं ना आप लोग? नजरबंद करने का मतलब कि किसी से मिलना जुलना बंद कर देना, मतलब कि आपको जेल में नहीं रखना है, आपको उसके अपने घर में ही नजरबंद, मतलब आप अपने घर में रहिए, किसी से मिलजुल नहीं हो सकता, उसी को बोलते हैं नजरबंद करना। ठीक है, परंतु वह फिर भी क्या हुआ, वहां से भाग निकला, वहां से भाग निकला और भाग के कहाँ पहुंच गया? सिखों के जो 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, उनके पास चला गया, उनके शरण में चला गया। ठीक है, ये कौन है? खुसरो। खुसरो अपने पिताजी के चंगुल से जिसको नजरबंद किए थे वहां से भागकर, है ना, और सिखों के 5वें गुरु, ध्यान देना है ये इंपॉर्टेंट है, सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव के पास पहुंच गया। अब सिख संप्रदाय, सिख धर्म में एक मान्यता क्या है ना कि जो उनके शरण में आए वो उनको अपना संरक्षण देते हैं। तो इसी प्रकार गुरु अर्जुन देव भी खुसरो का अपना संरक्षण प्राप्त किए, प्रदान किए कि ठीक है तुम हमारे शरण में आया है, हम आपके साथ हैं। ठीक है, हुआ भी। और जहांगीर के खिलाफ क्या हुआ? रणनीति बनाया, कैसे जहांगीर को, मतलब अपने बापे के, कैसे अपने बाप को सिंहासन से हटाए और हम जो है सो राजा बन जाए। ये किसका नेचर था? खुसरो का। खुसरो किसका पुत्र? अरे जहांगीर तो है ये, वो 20 को बिया हुआ है, तो मानवाई इंपॉर्टेंट है ना। हम कल ही तो समझाए थे कि पिता का नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ माँ का नाम है, क्योंकि पिता एक ही है, अब माँ के लिस्ट में एकदम 20-20 को आ रहा है, तो माँ का नाम नहीं इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसमें खुसरो किसका? मानबाई का। जहांगीर तो ये है, और खुर्रम किसका? जगत गोसाई। यही दो इंपॉर्टेंट है कि खुसरो के बाद खुर्रम ही उसके बाद का कोई बेटा होता है जगत गोसाई के साथ। और क्या हुआ देखिए यहाँ पर, जहांगीर के खिलाफ क्या किया इसने? युद्ध का मतलब रणनीति बनाने लगा कि जहांगीर को कैसे अपने पद से हटाया जाए, जो उसका पिताजी था। हुआ क्या कि जहांगीर के सेना उसका पीछा करते करते, जिसे भागा है और उसके शरण में गया है, तो अपना गुप्तचर तो लगा ले होगा कि पता करो करने भाग गया है, किसके साथ टाई अप कर रहा है वो, है ना, यही ना होगा, किसके साथ मीटिंग कर रहा है। तो पता चला कि वो कहाँ चला गया है? सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव के पास। पीछा किया। भैरोवाल, भैरोवाल यहाँ देखो, भैरावल लिखा है, कहीं कहीं पर भैरोवाल देता है ना, भैरोवाल या भैरावल। भैरावल के मैदान में क्या हुआ कि खुसरो और जहांगीर के सेना के बीच संघर्ष होता है, वहां पर खुसरो जो है सो हार जाता है। खुसरो क्या हो गया? हार गया। और खुसरो को लाकर फिर से क्या कर दिया? नजर बंद करके कैद कर दिया गया। एक बार तो भगवे किया था, दोबारा फिर से उसको बंद किया गया। तो यहाँ पर सवाल पूछता है कि जहांगीर के सेना और खुसरो के बीच किस मैदान में युद्ध हुआ या कौन सा युद्ध हुआ? तो भैरोवाल का युद्ध बोलिएगा या भैरोवाल का मैदान बोलिएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। फिर हुआ क्या देखिए, अब खुसरो उसका विद्रोही था, लेकिन नाराज किससे हो गया? सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव से। यही बोला क्या जहांगीर कि आप ही जो हैं, जो हमारे बेटा के बहका दिए, आप बहका के हमारे खिलाफ जो है सो खड़ा कर दिए, है ना, ये आप अच्छा काम नहीं किए हैं। बताइए, कोई अपने बाप के खिलाफ बेटा के भड़काता है? ठीक है, और यही गुस्सा में क्या कर दिया, वो जहांगीर जो है सिख धर्म के जो 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव को दे दिया फांसी, सिर्फ ये कि उसका उसके विद्रोही बेटा का साथ दिए। यही ना था,
वो तो खुद बुलाए नहीं, गया कौन? खुसरो जी। लेकिन उनकी बस इतना ही गलती था कि उसके सहयोगी बन गए कौन? अर्जुन देव। और अर्जुन देव को दे दिया जाता है फांसी। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, जहांगीर 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को काफी नाराज था क्योंकि उन्होंने उसके विद्रोही खुसरो को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने का मतलब कि साथ दिया, ठीक है। और जहांगीर ने 5वें सिख गुरु अर्जुन देव से कहा कि आप या तो जुर्माने का भुगतान करिए, नहीं तो आपको सजा दी जाएगी। या तो इस काम के लिए आप जुर्माना दीजिए कि आप क्यों ऐसा गलती काम किए, विद्रोही पुत्र का सपोर्ट क्यों किए, नहीं तो आपको सजा मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था कि गुरु अर्जुन देव जो थे वो जो जुर्माने की रकम थी उसको देने से मना कर दिए। बोले कि हम जुर्माना देवे नहीं करेंगे, इसमें हमारी क्या गलती है, आप ही का बेटा हमारे पास आया था सहायता मांगने, है ना। हमारे संरक्षण में जो भी आएगा हम सबको संरक्षण देंगे क्योंकि हमारे साथ पास आया है। अब इसने ठकान क्या हुआ कि नाराज हो गया है और उनको फांसी दे दी गई। किसको? अर्जुन देव को। अब यहाँ से 2-3 सवाल बनता है एग्जाम में और काफी बार पूछा भी गया है। पूछता क्या है कि जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी दी? अर्जुन देव, है ना। ऐसे कि देगा पूछेगा, या पूछेगा कि जहांगीर और खुसरो के बीच कौन सा युद्ध हुआ? तो अगर युद्ध का नाम बोलेगा तो भैरावल या भैरोवाल का युद्ध, दोनों में से कोई एक नाम ऐसे दिया रहेगा, ठीक है। समझिएगा इस चीज को। अब देखिए, अब हुआ फिर से, अब विद्रोही था खुसरो, है ना, एकदम नाराज था अपने पिताजी से। 2 बार नजरबंद हो, 1 बार नजरबंद हुआ भागा, दूसरा बार नजरबंद है। अब 1 साल के बाद वो फिर से भागता है, मौका के तलाश करता था हमेशा। जैसे ही 1 साल मतलब 1 साल के बाद उसको फिर मौका मिला और खुसरो जो है कैद से निकल गया। और यहाँ पर वो पहला विद्रोह किया था 1606 में, है ना। दूसरा विद्रोह कब करता है? 1607 में। फिर से वही कहानी कि जहांगीर की हत्या के रणनीति बनाने लगता है ना। वहां तो जहांगीर के खिलाफे बनाता कि जहांगीर को हम कैसे हटाएं पद से, हम राजा बने। अब बोला कि नहीं, जब तक वो रहेगा तब तक हमको राजा नहीं बनने देगा, अब मामले खत्म करो, है ना। न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी, मतलब न रहेगा जहांगीर ना वो बनेगा राजा, मतलब कि हत्या का प्लान, बाप के मार दो, कहानी खत्म। इस बात से जहांगीर काफी दुखी होता है और इस बार वह कठोर दंड देते हुए खुसरो की दोनों आंखें क्या करता है? निकलवा देता है। इनके पास न रहेगा आंख, नहीं देखेगा, न प्लान करेगा और न कहीं भागेगा। अंधेरा कहाँ भागेगा, कहीं भाग पाएगा, है ना। मारता नहीं है क्योंकि बेटा है, दोनों आंख जो है उसका निकलवा देता है, ठीक है। और इस प्रकार वो अंधा होकर बहुत दिन तक जेल में रहा और जेल में ही उसे क्या हो गया? मृत्यु हो जाता है। किसका? खुसरो का। तो उसका जो सबसे बड़ा पुत्र था खुसरो, वो चला गया, वो तो अंधा भी है, अब वो राजा बनने लायक है नहीं। बोले जहांगीर की मृत्यु हो जाएगा फिर भी वो राजा नहीं बनेगा। तो दूसरा आता है, दूसरा पुत्र कौन? खुर्रम। बाद में खुर्रम जो ही है, जो जगत गोसाई की गर्भ से हुआ था, है ना, वो बनता है शाहजहां के नाम से शासक बन जाता है, ठीक है। अच्छा, आपसे सवाल है कि खुर्रम का विवाह जो है किसके साथ हुआ था? तो आप बोले कि नूरजहां की भतीजी के साथ, मतलब तो उसके भाई का बेटी, है ना। और नूरजहां जो उसकी बेटी जो थी जिसका नाम था लाडली बेगम, उसका विवाह किया था शहरयार के साथ। याद आ रहा है कहानी? कल की कहानी में पूरा आप लोग का इंटरेस्ट के साथ पढ़े थे, आज भी पढ़िएगा अच्छे से, है ना। आगे और भी कहानी अच्छा अच्छा रोचक मिलेगा, पॉइंट जो हम बताते चलेंगे। ये हो गया खुसरो का कहानी खत्म। अब खुसरो तो छोड़िए ना, खुसरो के बाद ना खुर्रम भी विवाह करता है। देखिए अब यहाँ पर कुछ यहाँ पर देखिए हम लोग कि जहांगीर जब प्रारंभिक राजा बना, शासक बना, तो पहला ही हुआ क्या कि उसका अपना बेटा विद्रोह कर दिया, उसको शांत किया 1607 में। तो अब देखते हैं, एक युद्ध था मेवाड़, क्योंकि उस समय मेवाड़ पर मुगलों का अधिकार था नहीं, है ना, और मेवाड़ जो है मुगलों के अधिकार से वो बाहर था। बहुत मतलब अकबर के समय से ही मेवाड़ पर अधिकार करने के लोग प्रयास में थे। आप लोग पढ़े होंगे महाराणा प्रताप मेवाड़ के, है ना, अकबर के साथ युद्ध था, याद आ रहा है, ठीक है। मतलब कि अकबर के समय से ही
लोग कोशिश करते कि मेवाड़ को हम कैसे अपने कब्जे में कर लें, लेकिन अभी तक उस पर कब्जा हुआ नहीं था। जहांगीर जब राजा बनता है तो उसने, देखिए यहाँ बोला है ना कि अकबर के कई प्रयासों के बाद भी वो मेवाड़ को जीतकर अधीन नहीं कर सका, तो जहांगीर ने अपने पिता के समान साम्राज्यवादी मतलब कि क्षेत्र विस्तार नीति के अनुसरण करते हुए मेवाड़ पर क्या करना चाहता था, अधिकार करना था, कि हम भी अपना मेवाड़ पर जो अधिकार कर लें। ठीक है, हुआ भी क्या कि 1608 में जहांगीर ने अपने दूसरे पुत्र जिसका नाम था परवेज, देखिए 4 गो पुत्र निकल के आया ना, पहला खुसरो, खुर्रम, परवेज और सहरयार, है ना, यही ना 4 पुत्र है। चलिए, परवेज को मेवाड़ के शासक जो थे उस समय अमर सिंह, मेवाड़ कौन शासक थे उस समय, अमर सिंह, अमर सिंह को पराजित करने के लिए भेजा। और परवेज की सहायता करने के लिए एक नाम आता है महावत खां, है ना, महावत खां को भेजा कि जाइए आप परवेज के साथ और अमर सिंह को युद्ध में हराइए ताकि हम मेवाड़ पर कब्जा कर सकें, क्योंकि हमारे पिताजी जो थे वो प्रयास किए थे लेकिन वो मेवाड़ को जीत नहीं पाए थे, कोशिश हम भी करते हैं। ठीक है, हुआ क्या कि अमर सिंह ने अपने राज्य की रक्षा की और अब परवेज को वापस बुला लिया गया। परवेज उससे हारा, मतलब परवेज जो है, परवेज से वो अमर सिंह हारे नहीं। परवेज को अब युद्ध चल रहा था, कोई परिणाम नहीं निकला, तो परवेज को क्या कर लिया गया, वापस बुला लिया जहांगीर। बाद में हुआ क्या कि 1614 में, ये कहानी है 1608 का, 6 साल के बाद 1614 में एक समय ऐसा आता है कि जहांगीर गुस्से में आकर अपने पुत्र खुर्रम यानी कि शाहजहां मेवाड़ के लिए भेज देता है कि जाओ तुम्हारा एक भाई तो हार के आया है, तुमको भी देख लेते हैं, है ना, कितना तुम्हारे अंदर पावर है, शक्ति है, क्या रणनीति है। तो देखिए, युद्ध में भेजना दो टेस्ट होता था। पहले अपने जो शासक होते थे अपने उत्तराधिकारी को टेस्ट करने के लिए वो ही युद्ध में भेजते थे, उसके लिए क्या कि ये कितने बहादुर है और इसका सोच कैसा है, रणनीति इसका कैसा होता है युद्ध में। क्योंकि उस समय तो ऐसा नहीं होता था कि भैया आप एग्जाम दीजिए यूपीएससी निकालिए और एकदम आईएएस आईपीएस बनिए, वो टेस्ट तो नहीं। राजा का बेटा क्या टेस्ट करेगा, तो राजा का बेटा टेस्ट करेगा कि कितने बहादुर है ना, और इसका सोच युद्ध में, युद्ध नीति इसका कैसा है। ठीक है, ये राजा लोग अपने पुत्र के टेस्ट करता कि हमारे जाने के बाद ये लोग जो है संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा, उस प्रेशर को झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा। ऐसा नहीं कि युद्ध करने गया, देख लिया ढेर मानी आदमी भाग आया, अरे बाप रे बाप इतना मानी आदमी था, हम तो इसी थे, है ना, और वहाँ पर ऐसा निर्णय ले लिया कि उसका अपने से ना पिटा गया। इवन है देखना, यही टेस्ट करने के तो पहले भेजा परवेज को। परवेज जो है सो भैया युद्ध लड़े, उसका कोई परिणाम नहीं निकला। 1608 में 6 साल के बाद 1614 में गुस्सा में आकर किसको भेज दिया, खुर्रम को भेज दिया कि जाओ तुमको भी देख लेते हैं तुम्हारा क्या है। खुर्रम गया ना तो ये एकदम निर्दयी था, वहाँ गया ना जाके एकदम कहर बना, मतलब कि सब के एकदम किसान उसान किसको भी नहीं, मतलब किसान उसान सबको पीटना शुरू कर दिया। और उसका डायरेक्ट लड़ाई किसके साथ है, राजा के साथ। तो राजा को वहाँ की प्रजा को परेशान करना शुरू कर दिया। ठीक है, मेवाड़ की जो प्रजा थी उस पर अपना कहर बरपाया और कत्लेआम किया, फसलें नष्ट कर दिया, किसानों को बहुत प्रताड़ित किया, है ना, वहाँ की प्रजा की। ठीक है, परिणाम क्या निकला कि अमर सिंह को ऐसा फील हुआ कि लगता है कि अगर हम इसके साथ तो संधि नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे प्रजा को परेशान करेगा, जिससे प्रजा जो है हमारे खिलाफ हो जाएगी। जैसे किसी भी देश के राजा जो हैं और उनकी प्रजा अगर तकलीफ में, राजा सहायता करने नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रजा के मन में वो भाव आता है अपने राजा के खिलाफ, है ना। जैसे मान लें कि अभी यहाँ के नीतीश कुमार हैं, अब कुछ वैसन काम करेंगे और यहाँ के प्रजा भूखमरी रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, तो यहाँ की प्रजा के मन में भी नीतीश कुमार खिलाफ में भाव आएगा ही कि मारिए हम लोग यहाँ मर रहे हैं और नीतीश कुमार अपने उधर और ऐश मौज में हैं। इस डर से क्या हुआ कि अमर सिंह जो है संधि करने के लिए रेडी हो गए कि ठीक है तुम अपना युद्ध बंद करो, हमारी प्रजा पर, हमारे किसानों पर, है ना, अत्याचार करना बंद करो, हम संधि कर लेते हैं। ठीक है, संधि करके हम तुम्हारी अधीनता को स्वीकार करते, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आओ हम तुम्हारे सामने एकदम जी हजूरी करे, यस सर जी महाराज जी राजा जी, जब आए तो एकदम सलाम ठोके, अदा मामूली आई जा फलाना ठेकना, वो बोला काहे नहीं, बोला कि ठीक है हम तुम्हारी अधीनता को स्वीकार करते हैं, है ना। बोले तो अपना ये जो
हमारे लोगों पे, हमारे क्षेत्र में जो अत्याचार कर रहे हो उसको बंद करो। हम अधीनता स्वीकार करते हैं, लेकिन इसमें कुछ नियम, हम कुछ शर्तें हैं जिसको मंजूर करना होगा। 5 गो शर्त रखें। कौन? अमर सिंह। ठीक है, आगे होगा। देखिए हुआ क्या कि अब संधि कर ले, एहसास हुआ कि अब क्या हुआ, खुर्रम के सामने संधि कर लेना चाहिए, और उन्होंने अमर सिंह जो है खुर्रम के सामने संधि का प्रस्ताव रख दिए कि आइए हम संधि कर लेते हैं। ठीक है, और खुर्रम जो कि शाहजहां ने भी यह संधि का प्रस्ताव क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। चलिए ठीक है, संधि हम चाह ही रहे थे कि आप हमारी अधीनता स्वीकार करें, और आप खुद चाह रहे हैं कि हम करते हैं, तो ठीक है, ये तो हम अत्याचार जारी रखेंगे। हुआ भी क्या, देखिए 1615 में यह संधि हुआ। ये देखिए यहाँ पर 1614 में युद्ध हुआ था, 1 साल तक वो चला, 15 में संधि हुआ। लेकिन संधि में कुछ शर्तें रखा गया, किसके द्वारा, अमर सिंह के द्वारा। ठीक है, पहला शर्त क्या था कि राणा ने, मतलब राणा मतलब कि अमर सिंह, वहां के जो शासक थे वो अमर सिंह, सम्राट जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर लिए। ये पहला पॉइंट। दूसरा है कि सम्राट ने राणा को, मतलब जो सम्राट था मतलब यहाँ पर जहांगीर, और राणा का मतलब कि अमर सिंह, वहां पर राजा का नाम क्या था, राणा, है ना, जिसे पहले महाराणा प्रताप, मेवाड़, है ना, तो राजा क्या बोलते हैं, राणा। तो राणा क्या हुआ कि राणा को चित्तौड़ समेत सारा प्रदेश लौटा दिया जो अकबर के काल में मुगलों के अधीन में था। ठीक है, हुआ क्या, यह शर्त रखें कि हमारा जो क्षेत्र, हम आपका अधीनता स्वीकार करते हैं। देखिए 2 तरह से होता है, एक होता है अधीनता स्वीकार करना, एक होता है कब्जा कर लेना। तो कब्जा करने का मतलब क्या होता है कि वो पूरे क्षेत्र में उसका कब्जा हो गया, और अधीनता स्वीकार करने का मतलब क्या कि हम आपको टैक्स के रूप में जो टैक्स आएगा वो भरेंगे, लेकिन मेरा राजपाट मेरा ही रहेगा, बस हम जो काम कर रहे हैं वो आपके अंडर काम कर रहे हैं। बात समझें? जैसे यहाँ पर क्या है ना, हम लोग के क्षेत्र में अभी वैसा हम लोग के जो मुख्यमंत्री होते हैं या मुखिया उखिया जो भी होता है, वो भी तो किसी न किसी के अंडर होते काम करते हैं। ऐसा तो नहीं कि उनका अपना ग्राम पंचायत है, वो उसी का मालिक हो गए, वो नहीं ना। तो वो समय के एक होता है कब्जा, एक होता है अधीनता स्वीकार करना। कब्जा का मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा उनका कब्जा हो गया। अब जो वहाँ के राजा हैं उनका कोई वैल्यू नहीं है, उस राजा का जितना भी क्षेत्र था उस पर दूसरे आदमी का क्या हो गया है, कब्जा हो गया है। और दूसरा है अधीनता स्वीकार करना। अधीनता स्वीकार करने का मतलब क्या हुआ कि उस राजा जो है, जो हार गए राजा, वो जीते हुए राजा का अधीन काम करेंगे, लेकिन राजा वही रहेंगे, बस वो उनके अंडर में काम करेंगे, और जो भी शर्त रहेगा उसको फॉलो करेंगे, जो भी टैक्स वैक्स रहेगा वो उसको देते रहेंगे। इसको बोलते हैं अधीनता स्वीकार करना, मतलब उसके अंडर में काम करना। ये वही हुआ क्या कि राणा जो थे, मतलब अमर सिंह, जो चित्तौड़ के साथ साथ अकबर के समय में जो मुगल जीत लिया था, वो किसको मिल गया, अमर सिंह को मिल गया। ठीक है, अकबर के समय में जो इनका क्षेत्र जीत लिया गया था मुगल के द्वारा, ठीक है, वो पूरा क्षेत्र जो है किसको मिल गया, अमर सिंह को। राजा अमर सिंह है, लेकिन वो किसके अंडर में काम कर रहे हैं, जहांगीर के अंडर में। इस युद्ध के बाद जहांगीर ना, अभी शाहजहां का आया है। शाहजहां तो अभी वो युद्ध में उसका भी बेटे है, वो भी राजा बनवे नहीं किया है। ठीक है, और क्या है, चित्तौड़ की मरम्मत करना क्या हो गया, मतलब कि चित्तौड़ जैसा है वैसे ही रहेगा, अब इसमें कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं होगा। और अमर सिंह को सम्राट के दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। बात समझें? अमर सिंह जो है वहाँ मेवाड़ के जो शासक थे, सम्राट के दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ऐसा ना हो कि सम्राट का कोई दरबार लाए और फरमान दे दे कि अमर सिंह को उपस्थित होना, अमर सिंह बेचारे भागे भागे, ऐसा कोई नहीं है। अमर सिंह को जब मन करेगा तो अपना जाएंगे, कोई उनका बाध्य नहीं है। ठीक है, और 5वां पॉइंट था कि अन्य राजपूतों के समान अमर सिंह से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे आप देखेंगे अकबर के समय में जो राजपूत जो थे, अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपना अकबर जो है क्षेत्र का विस्तार किया था ना, ऐसा कहानी। लेकिन यहाँ पर क्लियर बोला गया कि अमर सिंह को दबाव नहीं दिया जाएगा शादी विवाह संबंध बनाकर अपना क्षेत्र विस्तार करने के लिए। मतलब कौन क्षेत्र विस्तार करता, जहांगीर, है ना। तो ये सब से वो मुक्त हो गए। कौन, अमर सिंह। युद्ध में हारे तो मतलब हारे कहाँ, वो संधि कर लिए जब उनकी प्रजा पर अत्याचार करने लगा खुर्रम, तब
ठीक है। और संधि के तहत ये कुछ शर्तें थी जिसको दोनों लोग फॉलो किए, ठीक है। ये हो गया किसका, पहला मेवाड़ पर युद्ध का किया। अब यहाँ पे एक और पॉइंट देखिए, दक्षिण विजय की बात करते हैं, ठीक है। दक्षिण की तरफ, जहाँ दक्षिण के तरफ में अकबर ने भी अभियान किया था, ठीक है। अभी यहाँ पर बात आता है अहमदनगर। आप लोग याद कीजिए जब पढ़ाए थे, कौन सा, अहमदनगर, बेरार, बेरर, कौन से, बहमनी साम्राज्य था ना। बहमनी साम्राज्य जो टूट गया था 5 भागों में, उसमें एक भाग कौन था, अहमदनगर भी था। याद आ रहा है ना। तो अहमदनगर के बारे में कि अहमदनगर जो दक्षिण भारत का प्रमुख क्षेत्र था, वहाँ का वजीर बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली माना जाता था। वहाँ का जो वजीर था बहुत शक्तिशाली और ताकतवर भी हुआ था, जिसका नाम क्या था, मलिक अंबर। याद रखना है, अहमदनगर का जो वजीर था मतलब सेनापति, इसका नाम क्या था, मलिक अंबर। वो पावरफुल था, वो किसी से भी हारा नहीं था। आगे भी है, मलिक अंबर के खिलाफ काफ़ी शुरुआती अभियान मुगल के द्वारा चलाए गए शुरू से ही, लेकिन फिर भी मलिक अंबर ने हार नहीं मानी और कई ऐसे अवसर आए जब उसने मुगलों को पराजित भी कर दिया। मलिक अंबर, कभी ऐसा भी ऑप्शन आया जिसने मलिक अंबर जो है मुगल को हराकर वहाँ से भगा दिया। कहाँ से, अहमदनगर से, ठीक है। हुआ क्या कि बाद में अहमदनगर में खुर्रम के नेतृत्व में, एक बार खुर्रम जीता ना, कहाँ, मेवाड़, संधि करवा दिया है ना। दूसरा ही फिर से किसको भेजा, खुर्रम को भेजा दिया। तो खुर्रम के नेतृत्व में एक सेना भेजी जाती है जो मलिक अंबर को पराजित कर देती है ना। और इसी जीत के उपलक्ष्य में खुर्रम को शाहजहां की उपाधि मिलती है। किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा, मतलब उसके पिता के द्वारा। मतलब कि जो दक्षिण भारत पर अधिकार करना चाह रहा था और मेवाड़ पर अधिकार करना चाह रहा था मुगल, वो दोनों कर दिया। कौन, खुर्रम, है ना। भाई खुर्रम का बहादुरी, पढ़ने आते हैं यहाँ कि समय बर्बाद करने आते हैं, हैं? रात में कौन सा गेम खेलते हैं कि सुबह नींद नहीं खुलता है आपका। क्लास का टाइम है 7:30 से, आते हैं आप 8 बजे, 8:15 बजे। आपको इनको कल से आना पड़ेगा 7 बजे। 7 बजे हम आते हैं, 7 बजे आप आइए। अब आप भी दोनों नहीं, 7:20 नहीं जानते हैं, 7:15, 7:10 में दोनों को आना है क्लासरूम में। नहीं तो आप दोनों क्लासरूम के बाहर बैठे कल से, बता दे रहे हैं। क्या हुआ कि जो मलिक अंबर भी खुर्रम से क्या हो गया, हार गया, है ना। और इसी बात से खुश होकर जहांगीर ने क्या कर दिया, खुर्रम को शाहजहां कर दिया। बाद में खुर्रम शासक बनता था किसके नाम से, शाहजहां के नाम से। क्लियर हो गया। अगर सवाल ये पूछेगा कि खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किसने दिया, तो जहांगीर। किस युद्ध के बाद, दक्षिण विजय, मतलब कि मलिक अंबर को हराने के बाद, है ना। मलिक अंबर कहाँ के साथ था वजीर, अहमदनगर का। ये सब टॉपिक पॉइंट है जो है ना, आप कम से कम याद रखिए। ऐसे कहानी के रूप में समझा रहे हैं आपको, कड़ी बाई कड़ी जोड़ते हुए, तो कहानी के रूप में आपको याद हो जाना चाहिए। अच्छे से जो हमारी बात को सुनेंगे ना और समझेंगे तो उनको कहानी याद करना आसान हो जाएगा, ठीक है। ताकि हम कोशिश करते हैं कहानी के रूप में सब चीज़ को समझाते चलें। चलिए, ये तो दक्षिण में भी हो गया और मेवाड़ पर हो गया। अब खुर्रम भी विद्रोही बन जाता है, किसके खिलाफ, अपने पिता के खिलाफ, मतलब अबू जान के खिलाफ। अबू जान हो गए अबू जान। देखिए 1623 हुआ क्या, सबसे पहले जहांगीर के पुत्र खुसरो ने शासक बनने के लिए उसके खिलाफ विद्रोह किया। अब खुर्रम भी शासक बनने की इच्छा में जहांगीर के खिलाफ क्या कर दिया, 1623 में विद्रोह कर दिया। लेकिन इसके पीछे चाल था, इसको उकसाया कौन, उसका ससुर, मतलब कि नूरजहां का भाई, है ना। वो क्या चाहता था कि जितना जल्दी हमारा दामाद जो है राजा बन जाए, ताकि हम भी दमादे के कंधे पर बंदूक रख के चलाएं। अब राजा के दमादे रहेगा राजा, तो ससुर को दिक्कत होगा, ससुर अपना बात मनवा सकता था, है ना। अब वही उकसा दिया किसको, शाहजहां, मतलब खुर्रम को। देखिए ना, बुढ़ौती में एकदम राजा बनल है, अच्छा नहीं लग रहा है हमको,
उनको अपने पिताजी को बोलिए कि आप चाहिए रेस्ट कीजिए। अब आप उस काबिल हैं, उस योग्य हैं। देखिए तो आप अपना इतिहास देखिए, जिस मेवाड़ पर मुगलों ने कभी अधिकार नहीं किया था उस पर आप अधिकार करवा दीजिए। जिस अहमदनगर दक्षिण में मुगलों ने कभी अधिकार नहीं किया था उस पर आप अधिकार करवा दीजिए। आप उस लायक हैं, आप काबिल हैं। अब आपको लोग काबिलियत है या उसको मौका नहीं दिया जा रहा है। खुर्रम को लगता है कि हमारा ससुर जो है ठीक है बोल रहा है ना। इसीलिए हमारा बड़का भाई अपने बाप के खिलाफ था, है ना। खुसरो हमको भी कुछ करना पड़ेगा। कर दिया विद्रोह, कौन? खुर्रम। विद्रोह कर दिया और शासक बनने की इच्छा जाहिर की। बोला कि अब हमारा राजा बनाइए, है ना। अब आप बहुत दिन राजा बन लिए, बुढ़ौती ले राजा बने हैं, अब बुढ़ौती ले बियाह कर रहे हैं। अब रहिए, अब हमको बनाइए शासक। हुआ क्या कि उसका जो उसका ससुर था ना असफ खां, है ना। लेकिन खुर्रम के इस विद्रोह को उसका जो सेनापति था, जिसका नाम क्या था? महावत खां, उसने क्या कर दिया? दबा दिया। किसने? महावत खां ने। लेकिन महावतों का विद्रोह कर दिया जहांगीर के खिलाफ, है ना। मतलब जहांगीर के खिलाफ पूरा फील्डिंग चल रहा था, रणनीति कि कैसे उसका। आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। लोर लक्षण मत दिखाइए हमको, बैठिए जा। हाँ देखिए तो, अब देखिए हाँ कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है। महावत खां के मन में क्या इच्छा आया कि हम जहांगीर का इतना सारा काम कर रहे हैं सेनापति के रूप में, तो काहे ना इतना दिन से हमारे वेतन उतन बढ़ा दे, पैसा उसा बढ़ा दे, है ना। पैसा बढ़ा देंगे तो हम आराम से काम करेंगे। अब वेतन बढ़ाने की इच्छा जाहिर किया और फिर बाद में महावत खां भी क्या कर दिया? जहांगीर का विद्रोह कर दिया। देखिए यहाँ पर हुआ भी। सेनापति महावत खां की भी इच्छाएं बढ़ने लगी, क्योंकि वो देखता है कि नूरजहां के गुट का प्रभाव राजा पर ज्यादा है ना। नूरजहां का नाम तो कल ही बताया, खतरनाक एकदम कहानी था नूरजहां वाला। और उसने क्या था कि 1626 ईस्वी में विद्रोह कर दिया, ठीक है। लेकिन बाद में क्या कर दिया? उसको दबा दिया गया। बाद में जहांगीर की 1627 में क्या हो जाती है? मृत्यु जाती है। खुर्रम जो शाहजहां का शासक बन जाता है। यहाँ पर अंत हुआ किसका? जहांगीर का। अब 28 अक्टूबर 1627 को, डेट याद रखिएगा, 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार, सोमवार कौन पढ़ता है भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई और उसे शहादरा, याद रखना है, लाहौर। लाहौर कहाँ? पाकिस्तान, है ना। भारत में उस समय था, अभी तो नहीं है, लेकिन भविष्य में हो सकता है, ऐसा उम्मीद है ना। शहादरा मतलब कहाँ? लाहौर। रावी नदी के किनारे दफना दिया गया, ठीक है। अब जब उसको दफनाया गया तो ऐसा थोड़ी है कि गड्ढा खोदो दफना दो, मकबरा भी बनाया जाएगा। अच्छा, क्योंकि राजा है भाई, तो राजा को थोड़ी दफनाया जाता है। दफनाने के बाद वहाँ क्या बनता है? उसका मकबरा बनता है। तो इस मकबरा का भी दर्शन करवाएंगे आप लोग को, है ना। आप लोग जो है उसको प्रणाम कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के टॉप लेवल का था है ना। आप लोग तो उसके सामने कुछ नहीं है, गुरु मानिए आप लोग। किसको? जहांगीर को। 20 को बियाह किया है, बुढ़ौती तक बियाह किया है, आप लोग का गुरु है ना हुआ जी। आप लोग जिस लाइन में अभी घुसे हैं वो पहले ही घुस चुका था, ठीक है। तो आप लोग का गुरु है, प्रणाम कीजिएगा उसके मकबरा को, आएगा वहां पे। यहाँ पे अब यहाँ पर देखिए अनारकली का प्रसंग, ये हम कल चर्चा कर दिए थे। अनारकली के साथ जो उसका प्रेम प्रसंग था, इसका चर्चा हम पहले ही कर चुके थे। ये थे ना अनारकली का, जिसको अनारकली को क्या है, अकबर चुनवा दिया था। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि उसको जिंदा चुनवा दिया गया, कुछ इतिहासकार ऐसे बोलते हैं कि अकबर का भी मन दिमाग वहीं पर था। अब बोला कि टोकर तक कि नहीं हमारा है, तो बोला कहानी था, ठीक है। और बाद में उसको अनारकली को जिंदा चुनवाया, बस एक दूसरे पोर्शन में दुनिया के सामने, लेकिन बाद में उसको क्या भेज दिया? ईरान भेज दिया, है ना। उसी का चर्चा यहाँ पर है भी। यहाँ देखिए हुआ क्या था ना, देखिए यहाँ लिखा है
कि अकबर ने अनारकली को अपने दरबार से बाहर निकलवा दिया और उसे अफगानिस्तान के क्षेत्र की तरफ भारत की सीमा से बाहर भेज दिया, भारत की सीमा से बाहर, ताकि ये एकदम नज़र से दूर रहे। और नज़र से दूर रहेगा तब जहांगीर जो है सो ठीक ठाक रहेगा, नहीं तो ये तो कहानी खत्म इसका है ना। और सलीम मतलब कि जो जहांगीर है और अनारकली दोनों क्या हो गए, अलग हैं। इस वक्त कितना सारा मूवी बना है ना, मुगले आजम इसी पर है, सलीम और अनारकली के बीच के प्रेम प्रसंग का। बाद में हुआ क्या देखिए, अब इसका ये सलीम को मतलब शाहजहां को बहुत बाद में पता चलता है कि अनारकली को बाबूजी हमर जिंदा दफनाए मतलब चुनवाए नहीं थे, भगा दिए थे, है ना, हमरा बोल दे तोरा मरवा दिए हैं। अब पता चलता है कब, जब वो मर जाती है तब सलीम को पता चलता है कि अनारकली जो थी वो निपट गई, है ना। तब सलीम जो है एक अपना जो अंदर का होता है ना फीलिंग्स, वो अपना बयां करता है दर्द भरी आवाज़ों में। वो क्या बोलता है देखिए, बाद में अनारकली की मृत्यु होती है कब, और उसको मकबरे का निर्माण 1615 में लाहौर में करवाया जाता है, और इस मकबरे को उसने लिखवाया। तो जब जहाँ देखिए, अब यहाँ पर देखिएगा दोनों कहानी, इसका भी मृत्यु कहाँ, शहादरा लाहौर, ठीक है। मरने के बाद भी साथ हैं, टेंशन ना ली, इलाका वही है, ठीक है, इलाका वही है, बस देख नहीं पाएगा बेचारा, दोनों लेट गया है ना। 1615 में जिसको पता चलता है कि अनारकली मर गई, है ना, तो अनारकली का जो है मकबरा लाहौर में बनाता है, और उस मकबरे पर एक पॉइंट लिखवाता है अपने भाषा में, क्या है पॉइंट, कि अगर मुझे एक दिन की मोहलत मिल जाती अनारकली को देखने की, है ना, अंतिम समय में, तो मैं कयामत के दिन तक अल्लाह का शुक्रगुजार रहता। देखो आशिक है भाई। बोला कि अगर हमको अंतिम समय में भी अनारकली को देखने का मौका मिल जाता एक दिन के लिए भी, है ना, तो हम कयामत के दिन तक भी अल्लाह का शुक्रगुजार रहते हैं कि हमको अनारकली को देखने का मौका दिए। लेकिन खैर अनारकली तो मर गई, उसको दफना दिया गया, और मकबरा कहाँ बना, लाहौर। अब देखिए यहाँ पर खतरनाक, अभी दोनों ने मरा, जहांगीर भी उधर मरा, उसको कहाँ दफनाया गया था, लाहौर। शहादरा, इसका मकबरा कहाँ है, लाहौर में। तो ये है अनारकली का मकबरा, है ना, ये अनारकली लेटल है यहाँ पे। लाहौर में ही जहांगीर का मकबरा है, और ये जहांगीर का है कब, और ये है आपका अनारकली का कब। दोनों कहाँ, लाहौर। मरने के साथ भी मरने के बाद भी इलाका हमारा ही रहेगा, है ना। हाँ, ईरान से लाहौर में, क्लियर हो गया। चलिए अब इसमें देखते हैं कुछ पॉइंट जो प्रमुख तथ्य के रूप में कि जहांगीर जो है क्या क्या काम करवाया था, है ना, उसको समझिएगा अच्छे से। सवाल बनता है प्रमुख तथ्य में, जहांगीर का मकबरा कौन बनवाया था, नूरजहां। कहाँ पे, तो देखिए लिखा हुआ है, जहांगीर जो है ना चित्रकला का बेहद शौकीन था, चित्रकला का, उसको चित्रकारी करने का बहुत टैलेंट था। उसको इतना टैलेंट था उसमें, चित्रकला में इतना वो एक्सपर्ट था और इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस था कि उसका एक कहानी कथन कहता है कि जहांगीर ने अपनी पुस्तक जो लिखी तुजुक ए जहांगीरी, है ना, तुजुक ए जहांगीरी में लिखा था कि यदि कोई भी चित्र, चाहे वो मरल आदमी मर गया हो बना के, चाहे वो जिंदा आदमी हो, बनाएगा, चित्र बनाता है, तो मैं उस चित्र को तुरंत पहचान जाऊँ कि किसके द्वारा बनाया गया है, ठीक है। ऐसा कहानी, मतलब कोई अगर चित्र बनाए और जहांगीर को दिए तो जहांगीर बता दे कि चित्र जो है किसने बनाया है ना, उसके बनावट और उसी के पकड़ के, मतलब उसमें उसको इतना एक्सपीरियंस था ना चित्रकला में। जैसे अगर हम ही बताते हैं आप लोग को मैथ, है ना, तो नहीं पकड़ लेते कि सर के बतावल है, ये तो ना बनाया होगा, हमारा विश्वास है सर बताया होंगे तभी तो बनाया होगा। ऐसा मतलब पढ़ते पढ़ते याद हो गए, तो उसको चित्रकारी करते करते इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया कि वो चित्र देख के बता देगा कि चाहे वो मरल आदमी हो चाहे वो जिंदा आदमी, बता देगा। उसने तो ये भी बात बोला था कि अगर कोई एक ही चित्र में दो तीन कलाकार, कोई आँख बना दे, कोई भौं बना दे, कोई नाक बना दे, कोई होठ बना दे, तो हम सब का पहचान कर ले किसने इसमें आँख बनाया है, किसने इसमें भौं बनाया है, किसने नाक बनाया है, किसने होठ बनाया है। मतलब कि उसका एक्सपीरियंस वो शो कर रहा
है ना। इसीलिए मुगल जहांगीर के काल को मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया। क्या बोला गया? चित्रकला का स्वर्ण काल। मतलब चित्रकारी का शौकीन था, खूब बढ़िया बढ़िया चित्रकारी वो करता था। कौन? जहांगीर। ठीक है, देखिए, और उसने एक अपना किताब भी लिखा था जिसका नाम क्या था? तुजुक ए जहांगीर। अब तुजुक ए जहांगीरी को शुरुआत तो किया था लिखने का वही, लेकिन बेचारा बीचे में खत्म हो गया, है ना। तो उसको जो पूरा करने का काम किया उसको पूरा किया कौन? मोतबिंद खान ने। किसने पूरा किया? मोतबिंद खान ने। यहाँ पर लिखा कि जहांगीर की जो आत्मकथा था तुजुक ए जहांगीरी, उसका शुरुआत तो जहांगीर ने किया, लेकिन उसका पूरा फिनिशिंग कौन किया? अंतिम कौन किया? रूप दिया मोतबिंद खान ने। ठीक है, और जहांगीर के दरबार में आने वाला क्या बोलते हैं, यूरोपियन की अगर बात किया जाए तो इसमें नाम आता है किसका किसका? कैप्टन हॉकिंस का, सर टॉमस रो का, विलियम फिंच का और एडवर्ड टेरी, जो यूरोपीय यात्री थे जो जहांगीर के दरबार में आए थे। और जहांगीर के दरबार के जो उस समय के प्रमुख चित्रकार जो थे, जो जहांगीर के दरबार में रहते थे, उसका नाम क्या था? मंसूर और अब्दुल हसन। ये जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। यहाँ पर 5-6 क्वेश्चन बन के आता है। क्या क्या बन के आएगा? कि किसके काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया? जहांगीर, है ना। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा किस पुस्तक में लिखी? तुजुक ए जहांगीरी, है ना। यहाँ पे देखिए, ये है उसका फोटो और इसके हाथ में वो लेडीज का फोटो है। अब बताइए कि लेडीज कौन होगी? अनारकली डिस्को चली, वही ना। ये है कहानी। ओके, अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट और है। जहांगीर के शासन काल में ही जो है ना तंबाकू का खेती जो है उत्तर भारत में शुरू हो गया था। समझे? सवाल यही पूछे कि किसके शासन काल में तंबाकू जो है भारत में आ गया, उत्तर भारत में? तो बोलेंगे हम लोग किसके? जहांगीर। ठीक है, जहांगीर की आत्मकथा को पूरा कौन किया था? मोतबिंद खान। और जहांगीर के दरबार में आने वाले प्रमुख यूरोपीय यात्री तो कैप्टन हॉकिंस वो पहला यात्री थे ना जी, पहला यात्री थे जो जहांगीर के दरबार में आए थे। इसके पीछे भी कहानी बताए थे आप लोग को। आप आगे पढ़िएगा, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वहाँ पर कि जब ये आते हैं तो इनके हाथ में किसके नाम का लिखता है? अकबर के नाम का, है ना। लेकिन उस समय अकबर होता ही नहीं, अकबर की मृत्यु या राजा कौन रहता है? जहांगीर। घटना है, जब पढ़ाएंगे कि यूरोपीय यात्री जो है, यूरोपीय कंपनियां जब भारत में आगमन होती है तो कैसे कैसे क्या कहानी है, उस समय भी जब पढ़ाएंगे तो बताते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए इतिहास, कल ही बताते कि इतिहास में कोई एक घटना नहीं होता है, वो कड़ी बाई कड़ी जुड़ा रहता है। इसमें आगे भी चलिएगा ना, तो जब यूरोपीय कंपनी का आगमन होता है तो उस समय भी अकबर का चर्चा होगा, उस समय भी जहांगीर का चर्चा होगा। जब ये आएंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होने वाला रहेगा तब, है ना। चलिए आगे बढ़ते इसमें। नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गियास बेग, जिनको जहांगीर ने कौन सा पद दिया था? इल्तमात उद दौला। क्या नाम उसका उपाधि का? इत्माद उद दौला की उपाधि दिया था। उसकी मृत्यु हो गया जब मतलब उसके ससुर का, है ना। तो नूरजहां ने आगरा में एक मकबरे का निर्माण किया। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है ना, इम्पोर्टेंट क्योंकि वो भारत का वो पहला ऐसा मकबरा था जो सफेद संगमरमर का बनाया गया था। इसके बाद का तो ताजमहल है ही, है ना। 7 अजूबों में एक अजूबा ताजमहल भी है। अब देखिए ताजमहल को भी लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। एक मूवी आया है द स्टोरी, ताज स्टोरी, है ना, परेश रावल का। उस स्टोरी में, ताज स्टोरी में क्या सीखा बताया गया कि जो ताजमहल का जो नीचे का बेसमेंट है, उस बेसमेंट में 22 कमरा है। और पहले वो ताजमहल था ही नहीं, पहले वो महल था, मंदिर था। बाद में जब मुगलों का अधिकार होता है तो मंदिर को हटा कर तोड़वा के और उसके ऊपर बनाता है मकबरा। अब प्रूफ के लिए बोलता क्या है कि उसका करवाइए डीएनए टेस्ट, क्योंकि जब बोला कि इतिहास में लिखा है कि शाहजहां जो है ताजमहल बनवाया इतना सन में, अगर उसका डीएनए मतलब कार्बन डेटिंग अगर होता है तो कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि वो कब साल का बना हुआ है, कितना साल पुराना है ना।
तो उसी मूवी का वो सीन है, उसको बोलता है कि नीचे में 22 को कमरा है, 22 कमरा में ही हिंदू देवी देवताओं के बहुत सारे प्रतिमाएं हैं या चिन्ह जो हैं, धार्मिक चिन्ह उसमें रखा हुआ है, लेकिन सरकार उसको उजागर नहीं कर रही है ताकि यहाँ पे धार्मिक दंगा न भड़क जाए। उस मूवी में एक 2-3 दिन पहले रिलीज हुआ है, द ताज स्टोरी, परेश रावल उसमें है, उस पर है। अब आने वाला समय में उस पर भी विवाद चलेगा, है ना। पटिशन दायर हो चुका है हाई कोर्ट में, अब हाई कोर्ट उसका जांच का आदेश पता नहीं देती है, कब देती है, खैर वो तो अगला अगला मुद्दा है। यहाँ में क्या हुआ कि नूरजहां के जो पिताजी थे, जिसका नाम क्या था, मिर्जा गियास बेग, उनको जहांगीर कौन सा उपाधि दिया था, इतमाद उद दौला की उपाधि दिया। और उनके मरने पर नूरजहां ने आगरा में एक मकबरे का निर्माण करवाया, जिसे क्या बोलते हैं, इतमाद उद दौला का मकबरा, है ना। जो मकबरा में आप यहाँ पर फोटो दिख रहे हैं, ये मकबरा है, दोनों अलग अलग पोजीशन से पोर्शन से लिया गया फोटो है। अब यहाँ पर कहा, इसका खासियत क्या है कि यह जो है उस समय का भारत का सफेद संगमरमर से निर्मित भारत में बनने वाला पहला मकबरा है ना। भारत का पहला मकबरा जो सफेद संगमरमर से बना है, उसका नाम है इत्माद उत दौला का मकबरा, जो किसका था, नूरजहां के पिताजी, मतलब कि जहांगीर के ससुर का, ठीक है। बाद में शाहजहां भी बनाते मकबरा, जिसका नाम क्या होता है, ताजमहल। वो खैर शाहजहां के जब पढ़ाएंगे तो उस समय देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो हम लोग कल से आज तक पढ़े हैं, है ना। कुल मिला के इसमें 16-17 को होगा या 15 को। जहांगीर के बादशाह बनने के बाद कौन सी उपाधि धारण की, देखिए यहाँ पर, नसरुद्दीन नहीं ना, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया, 5वें अर्जुन देव को। निम्नलिखित में से कौन एक जहांगीरी चित्रकार था, अबुल हसन, अबुल है, अब्दुल नहीं है, अबुल हसन। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, मेहरुन्निसा, है ना, मेहरुन्निसा। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया, जहांगीर। और ये सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा है। वो दूसरी बात है कि हम यहाँ पर लिखे नहीं कि हाँ फलना एग्जाम, लेकिन सब पूछले हैं, ठीक है। जहांगीर के विरुद्ध किसने विद्रोह किया और उसे अंधा कर दिया गया, खुसरो, है ना। विद्रोह तो खुर्रम भी किया था, लेकिन ये राजा बन जाता है बाद में उसके मरने के बाद। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया, लाहौर, है ना। जहांगीर द्वारा खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किस विजय के बाद दी गई, दक्षिण विजय, है ना। जहांगीर और विद्रोही राजकुमार खुसरो, जो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र थे, के बीच कौन सी लड़ाई हुई, भैरोवाल। यहाँ लिखा है ना भैरोवाल, अब वहां क्या था, भैरावल लिखा। तो हम बताए थे कि भैरावल भी लिखेगा या भैरोवाल भी लिखेगा, तो दोनों में कंफ्यूजन, दोनों एक के है ना, भैरोवाल या भैरावल। अधिकतर भैरोवाल ही लिखेगा, जो यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा है भैरोवाल, है ना, भैरोवाल का युद्ध। आगे, जहांगीर के गुरु कौन थे, याद कीजिए कल, अब्दुल रहीम खाने खाना, जो किसके पुत्र थे, बैरम खां के पुत्र थे। और ये अब्दुल रहीम खाने खाना जो है अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। अकबर के संरक्षण बैरम खां, उन्हीं का बेटा था ये अब्दुल रहीम खाने खाना। इत्मादु दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था, नूरजहां, जो उसकी बेटी थी, वही ना, इत्मादु दौला। जहांगीर का प्रथम विवाह जो है कब और किसके साथ हुआ। और देखिए, अगर इसमें आपको टाइम याद नहीं है तो मानबाई तो याद होगा ही, तो मानबाई के साथ हुआ था कब, 1585 में। देखिए सब का डेट एक ही है, बस मानबाई पहला थी और जगत गोसाई, इसमें नाम नहीं दिया, जैनब सुल्तान बेगम, महम बेगम और नूरजहां। तो पहला विवाह किसके साथ, मानबाई के साथ, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका जहांगीर का जितना भी स्टोरी था वो कंप्लीट किए।
अब जहांगीर के बाद राजा कौन बनेगा? शाहजहां। अगले क्लास में शाहजहां का क्लास।